हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग इम से होती है। थेप ने इम की हेल्प की थी उसके बॉयफ्रेंड कोप के सामने, तो इसी वजह से इम को काफ़ी अच्छा लगा था। घर जाने से पहले वो थेप को एक गिफ्ट देती है। एक टी शर्ट रहती है और इस पे मून के साथ एक कपल को भी दिखाया जाता है। थेप को काफ़ी अच्छा लगता है। वो इम से कहता है कि ये वो रख ले क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। इम शो करती है कि उसने एक्स्ट्रा और ख़रीद के लिए है अपने लिए, क्योंकि उसे भी ये टी शर्ट पसंद आई थी। घर वापस आने के बाद थेप उसी टी शर्ट को देख करके स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ पर अंकल टीच आ जाते हैं और स्माइल का रीज़न पूछते हुए कहते हैं कि ये टी शर्ट क्या तुमने खरीदी है। थेप अंकल डिच को बता देता है कि ये टी शर्ट उसने नहीं खरीदी है, बल्कि एम ने उसे गिफ्ट में दिया है। अंकल डिच का कहना था, लाओ मैं इसे संभाल कर रख दो। थेप मना कर देता है, नहीं इसे रहने दीजिए, आज पूरी रात मैं इसे टी शर्ट के साथ ही रहूँगा। थेप के फ़ोन पर मैसेज आता है। अंकल ज़बरदस्ती चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उसी टी शर्ट में थेप और इम दोनों ने साथ में फ़ोटोज़ को क्लिक करवाया था और इम ने थेप को सेंड किया था। अंकल कहते हैं कि इसमें इम की स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और साथ ही थेप की भी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। सडनली वहाँ पर खाऊ भागती हुई आती है और थेप को बता देती है पुलिस और ड्रग्स स्टीलिंग के बारे में। जब यहाँ पर थेप को मालूम पड़ता है कि फिर से कोई ड्रग्स स्टीलिंग करने वाला है, तब फिर वो वहाँ पर जाने वाला था। अंकल डिच थेप से कहते हैं कि वो इन सब में इन्वॉल्व ना होए और वैसे भी ये पुलिस का काम है, पुलिस हैंडल कर लेगी। जिस पर थेप का कहना था कि इस ड्रग्स की वजह से न जाने कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने वाली है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम में भी मैंने ड्रग्स लेकर के ड्रग्स को बर्बाद कर दिया था ताकि किसी की ज़िंदगी ना बर्बाद हो सके। अंकल उसे रोकते, लेकिन थेप तो किसी की सुनने वाला नहीं था। वो वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है फानो को, वो भी अपनी टीम लेकर के पहुँच चुका था, क्योंकि उसके सीनियर ने तो उसे पहले बता दिया था ड्रग्स डीलिंग के बारे में। एम के डैड ड्यून को लेकर के काफ़ी परेशान थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और ड्यून घर वापस नहीं आया था। डैड एम से कहते हैं कि वो पता करे कि ड्यून कहाँ पर है, क्योंकि उनका दिल बैठा जा रहा है। इस पर एम कहती है, फिक्र मत करो, मैं पता करती हूँ। इधर ड्यून और उसका फ्रेंड दोनों उसी प्लेस पर गलती से चले जाते हैं जहाँ पर ड्रग्स डीलिंग का काम होने वाला था। दोनों वहाँ पर घोस्ट की वीडियो और फोटोज़ क्लिक करने के लिए गए थे। तभी उसके पास उसकी सिस्टर इम का कॉल आता है, जिस पर ड्यून कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मानो मेरा दिल बाहर आ जाता। जिस पर इम उसे धमकी देती है, अगर तुम थोड़ी देर के अंदर घर वापस नहीं आए तो याद रखना तुम्हारी पॉकेट मनी जो मैं देती हूँ ना, वो बंद कर दूँगी। जिस पर ड्यून कहता है, इस तरह पॉकेट मनी की धमकी मत दो। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी ही वहाँ से आने की कोशिश करूँगा। इम कहती है, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, जल्दी से आओ। अभी इम ड्यून को धमकी ही दे रही होती है घर वापस आने के लिए। कोई पीछे से आ करके उसे हिट कर देता है और फ़ोन कट हो जाता है, जिसकी वजह से इम काफ़ी परेशान हो जाती है कि अचानक से सब क्या हो गया है। इसकी वजह से वो फानू के पास कॉल करती है और बताती है कि ड्यून को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अचानक से उसका कॉल कट हो गया है, उसका दिल बैठा जा रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। इस पर फानू कहता है, फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सही सलामत ड्यून को वापस लेकर आऊँगा। हाँ, लेकिन तुम तब तक डैड को संभालो, यहाँ का मैं संभाल लूँगा। जो लोग ड्रग्स डीलिंग का काम करने वाले थे, उन्हीं लोगों ने मिल करके ड्यून और उसके फ्रेंड की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की थी। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन अपने एक बंदे को ऑर्डर दे करके जाते हैं कि वो लोग इन दोनों का काम तमाम कर दे। इम अपने ब्रदर को लेकर के काफ़ी परेशान थी। उसका लोकेशन वो ट्रैक करती है और वो भी निकल पड़ती है ड्यून को ढूंढने के लिए। जिस बंदे को ऑर्डर दिया गया था ड्यून और उसके फ्रेंड को मारने के लिए, वो अपना काम करने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर थेप आ जाता है और उस बंदे की अच्छी वाली पिटाई करता है। ड्यून और उसके फ्रेंड की बॉडी से ब्लड निकल रहा था। ब्लड की स्मेल सूंघते ही थेप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो हर्ट नहीं कर सकता था। इसकी वजह से वो बुरे लोगों की तरफ बढ़ जाता है। पानू भी ड्रग्स स्मगलिंग करने वालों को पकड़ लेता है एंड उसके बाद जब वो अंदर जाता है तब वो ड्यून और उसके फ्रेंड को देखता है। वो उन दोनों को बाहर निकालता है। एम भी अपने भाई को बचाने के चक्कर में पहुंच चुकी थी लोकेशन ट्रैक करते हुए, लेकिन सामने वो थेप को किसी का ब्लड पीते हुए देखती है, बट अंधेरा होने की वजह से वो साफ साफ नहीं देख पा रही थी। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और चिल्लाने लगती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे मारना नहीं, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए आई हूँ। थेप जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था, वो उसे संभालना चाह रहा था, लेकिन इम को लग रहा था कि वो ही मॉन्स्टर है जिसने सामने वाले पर्सन को मारा है, तो इसी वजह से वो डर जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दे। पीछे से फानू भी आ जाता है, गन पॉइंट पर उसे रखता है कि वो इम को हर्ट ना करे, लेकिन सडनली ही थेप वहाँ से गायब हो जाता है। इम डरी हुई थी, जहाँ पर फानू उसे रिलैक्स करवाता है। थेप अपने वेम्पायर वाले लुक में था। उसे बार बार इम की ही बातें याद आ रही थी। जब इम ने उसे मॉन्स्टर कहा था, वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसका गुस्सा देख करके अंकल डिच और खाओ
दोनों बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। इधर डियोन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। इम कहीं ना कहीं उस एक्सीडेंट को लेकर के अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसका भाई सही सलामत है, इस बात की उसे खुशी भी थी। डैड इम और डियोन से काफ़ी नाराज़ थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि डियोन के साथ इतना सब कुछ हो गया। वो हॉस्पिटल में भी था, लेकिन इम ने डैड को कुछ भी नहीं बताया। तो इसी वजह से वो उन दोनों की अच्छी वाली क्लास ले रहे थे कि क्या ज़रूरत थी वहाँ पर डियोन को जाने के लिए। और इम से भी कहते हैं अगर वो हॉस्पिटल में डियोन को विज़िट करने के लिए गई थी तो वो उन्हें साथ में क्यों नहीं लेकर गई थी। जिस पर इम कहती है डैड मैं अपना फ़ोन ले जाना भूल गई थी, आपको बताती, लेकिन आप इतने परेशान रहती इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। थेप इम को लेकर के काफ़ी परेशान था कि उसने उसे मॉन्स्टर का वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है जिसमें थेप और इम ने अपने अच्छे टाइम को स्पेंड किया था। वो वही सारे पलों को याद करके बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है। एंड उसके बाद क्या, वो सनलाइट में चला जाता है। अंकल डीज जब आते हैं तब वो थेप से कहते हैं कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वो अपनी हकीकत के बारे में सब कुछ जानता है, अनजान नहीं है अपनी हकीकत से। अंकल डीज कर्टन्स लगाने लगते हैं। थेप मना करता है नहीं सनलाइट को आने दो। अंकल डीज कहते हैं इस तरीके से तुम्हारी कंडीशन ख़राब हो सकती है। तुम जानते हो ना तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम वैम्पायर हो और तुम्हें सनलाइट से प्रोटेक्ट करना खुद को अच्छी तरीके से आना चाहिए। तुम्हारी गलती से तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। थेप उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर पाता है और अंकल डिज को पुश कर देता है। जब वो उसे मेडिसिन दे रहे होते मेडिसिन भी गिर जाती है। यहाँ पर थेप अंकल डिज से सॉरी कहता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अंकल डिज के साथ गलत किया, और साथ ये भी कहता है कि वो उसके रूम से बाहर निकल जाए, वो कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाह रहा है। जब अंकल डिज बाहर निकलते हैं तब उनके शोल्डर में पेन हो रहा था क्योंकि थेप ने उन्हें पुश जो किया था। और ये सब कुछ खाओ देख लेती है। खाओ अपने डैड से कहती है मैंने थेप को देखा है लेकिन इस तरीके से कभी भी नहीं देखा। आज उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो आपको ना हर्ट कर दे। डैड कहते हैं कि आज से मैं थेप के साथ नहीं हूँ, सदियाँ गुजर गई है, मैं भी थेप के साथ से हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता है। मैट जो कि प्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो उसकी केयरिंग में लगा हुआ था, उसकी वो पूरी देखभाल कर रहा था। प्री खुश थी मैट जैसा हस्बैंड पा करके, साथ ही वो अपनी बीमारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी। वो मैट से कहती है कि पता नहीं मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगी या नहीं, या इसे ठीक की उम्मीद में एक दिन मैं दुनिया छोड़ करके चली जाऊँगी। तब मैट प्री से कहता है दोबारा ऐसे वर्ड यूज़ मत करना क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है एक न एक दिन तुम अच्छी तरीके से रिकवर हो जाओगी। दोबारा ऐसा बोल करके मुझे हर्ट मत करना, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा एंड देखना एक दिन तुम अपने पैरों पर खुद चल पाओगी। इम ने अंधेरे में जो कुछ भी देखा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आर्टिस्ट से वो स्केच तैयार करवाती है जो कि थेप तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि अंधेरे में वो थेप को पहचान नहीं पाई थी। फानो इम को अपने लैपटॉप पर कुछ डेड बॉडीज़ फ़ोटोज़ दिखाता है एंड बताता है कि सभी की मौत एक जैसी ही है, सभी के नेक पे निशान है और इनकी बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड लग रहा है किसी ने ऑब्जॉर्व कर लिया है और सिर्फ इनके नेक पे निशान है, इनकी बॉडी पर और कहीं पे भी निशान नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। इम फानो से कहती है कि किसी वेम्पायर ने तो ये सब नहीं किया है। फानो कहता है कि मैं वेम्पायर्स वगैरह पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। एंड तभी वहाँ पर उसका कलीग आ जाता है और उसे बताता है कि सीनियर उसे बुला रहे हैं। इम को वेट करने के लिए कहकर फानो सीनियर से मिलने के लिए चला आता है। सीनियर उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे थे एंड उसे न्यूज़ दिखाते हैं कि उसने बहुत जल्दी ड्रग वाले केस को सॉर्ट आउट कर दिया था जिसकी वजह से लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं एंड सीनियर को भी उस पर काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। वो उसकी भर भर की तारीफ़ें करते हैं एंड यहाँ पर इम को दिखाया जाता है जो कि फ़ानू के लैपटॉप में अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखती है। तभी फ़ानू आ जाता है। उसने आज तक इन सब को इम से छुपा कर रखा था एंड सडनली इम ने देख लिया। फ़ानू छुपाना चाह रहा था लेकिन इम कहती है नहीं रहने दो, ये सारी फ़ोटोज़ तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, इन्हें देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलो साथ में देखते हैं। इन फ़ोटोज़ को देख करके मुझे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है जब हम दोनों छोटे थे एंड कितना फ़न करते थे ना। आगे फ़ानू को दिखाया जाता है जो इम को ड्रॉप करने के लिए आता है। वो इम से कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली फ़ानू बचपन से ही इम को लाइक करता है लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर ड्यून आ जाता है और फ़ानू का काम वो खुद कर देता है। वो इम से कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हो? अगर डेट करोगे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फ़ानू बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तो एक ऑफिसर भी है, तो मुझे कोई भी ख़राबी उसमें नज़र नहीं आ रही है, तुम इसे डेट कर सकती हो। इस पर इम कहती है ड्यून तुम आजकल बहुत बकवास भरी बातें करने लगे हो,
हम लोग तो बस ऐसी बातें कर रहे थे एंड तुमने पता नहीं क्या से क्या सोच लिया है। और हाँ, तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है मैं क्लियर कर दूँ, मैं और फानू एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। जिस पर फानू कहता है कि लाइफ में कभी मौका मिला तो क्या इम फानू को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी, जिस पर इम कहती है फानू ये कौन सी बातें लेकर के बैठे हो, तुम बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए मैटर करते हो। इम की बातें सुन करके फानू को काफ़ी अच्छा लगता है एंड यहाँ पर वो इम को सडनली हक कर लेता है कि थैंक गॉड, चलो तुम्हारी थिंकिंग मेरे रिलेटेड ये है। ये सुन करके काफ़ी अच्छा लगा, अपना ख्याल रखना। जिस पर ड्यून कहता है मैं तो यहाँ पर ये पता करने के लिए आया था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर भी रहे हो या नहीं, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को हक करके क्यों रखे हो, दूर हटो। और वैसे भी इम रात काफ़ी हो गई है, घर चलो। अंकल टीच और खाओ काफ़ी परेशान थे क्योंकि काफ़ी टाइम से थेप रूम से बाहर नहीं निकला था। जब वो रूम में जाते हैं तब रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था। हर जगह ढूंढने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि थेप बाहर जा चुका है, वो भी धूप में, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। आगे थेप को दिखाया जाता है वेम्पायर होने की वजह से वो धूप में नहीं रह पा रहा था और इसी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है। एक गर्ल उसकी हेल्प के लिए आती है और उस गर्ल में वो पहले इम को देखता है, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ होता है कि ये इम नहीं है तो उसे पुश कर देता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, जिसकी वजह से उस लड़की के हाथ में चोट लग जाती है। अब ब्लड की स्मेल सूंघ करके थेप कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड उस लड़की को फॉलो करने लगता है, लेकिन सामने से इम को देख करके वो वहाँ से चला जाता है।